हाय बच्चों, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय हिंद। चलिए बच्चों शुरू करते हैं। आज हम देखिए बहुत से बच्चों का प्रश्न था। इससे पहले वीडियो एक बनी थी, जनन मैंने बताया था और उसमें कुछ अपवाद भी मैंने बताए थे। तो वो अपवाद जैसे खच्चर है, हिन्नी है, लीगर क्या होता है, टाइगॉन क्या होता है और किन्नर कैसे उत्पन्न होते हैं और कुछ श्रमिक मधुमक्खियां होती हैं, इनमें जनन की परिभाषा क्यों नहीं लागू होती है, इन्हें अपवाद में क्यों रखा गया है। तो चलिए आज इन्हीं के बारे में हम पूरी डिटेल से चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बच्चों। रिप्रोडक्शन के अपवाद। देखिए कौन कौन से अपवाद हैं, आज उन्हीं के बारे में चर्चा करेंगे। तो इससे पहले मैंने बताया था कि जनन की परिभाषा क्या होती है कि कोई भी जीव इस पृथ्वी पर अपने जाति का अस्तित्व बनाए रखने के लिए अपने जीवन काल में जो अपनी जैसी संतान उत्पन्न करता है उसी क्रिया को हम जनन कहते हैं। तो इससे पहले मैंने कहा था कि जनन जो है क्या है। तो जनन एक प्रकार की क्षमता होती है जिसके द्वारा कोई भी जीव संतान उत्पत्ति करने में सक्षम होता है। लेकिन कुछ ऐसे भी प्राणी हैं जिनमें जनन की परिभाषा लागू नहीं होती है। मतलब ये कि मैंने जो परिभाषा बताई आपको कि कोई भी जीव अपने मरने से पहले अपनी जैसी संतान उत्पन्न कर जाता है, तो उसमें जनन की परिभाषा लागू होती है। यदि वो संतान उत्पत्ति नहीं कर पाता है तो उसमें जनन की परिभाषा जो है वो लागू नहीं होती है। देखिए संतान उत्पत्ति होना ये तो क्षमता है, लेकिन क्या है कि जरूरी ये नहीं है कि यदि कोई भी जीव संतान उत्पत्ति नहीं कर पाता है तो वो जनन में अपवाद आएगा या जनन के रूप से वो अपवाद है। ऐसा नहीं है। देखिए बांझ होना ये कई कारण हो सकता है। बांझ होना, किसी भी जीव संतान उत्पत्ति ना कर पाना, बांझ होना, ये सबको हम अपवाद के रूप में नहीं रख सकते हैं। कभी कभी ऐसा होता है जो जनन अंग होते हैं उनमें कुछ कमियां आ जाती हैं या किसी भयंकर बीमारियों के कारण वो पूरी तरह से कमजोर हो जाते हैं या कार्य नहीं करते हैं, तो उस समय भी स्थिति ऐसी आ जाती है कि वो जीव संतान उत्पत्ति नहीं कर पाता है। तो चलिए, लेकिन इनमें क्या है, ये जो जीव मैंने अपवाद बताए थे इनमें कुछ डिसऑर्डर नहीं है, बल्कि ये क्या है, जेनेटिक या आनुवांशिक असंगति के कारण ऐसे संतानें उत्पन्न होती हैं जो अपने जीवन काल में संतान की उत्पत्ति नहीं कर पाते हैं। चलिए बात करते हैं एक एक करके। देखिए एक की बात करेंगे पहले की। पहले मैंने अपवाद में रखा था खच्चर को। खच्चर को बहुत से बच्चों का प्रश्न होता है कि सर ये खच्चर क्या होता है, ये संतान क्यों नहीं उत्पत्ति कर पाता है। तो चलिए देखिए खच्चर कैसे उत्पन्न होते हैं। देखिए नर में गधा और मादा में जो लेंगे वो घोड़ी। देखिए नर में क्या लेंगे तो नर में गधा लेंगे और मादा में क्या लेंगे तो घोड़ी। तो देखिए ये दोनों जो हैं अलग अलग प्रजाति के, ये भी अलग प्रजाति का है और ये भी अलग प्रजाति के ही हैं। ठीक है, तो होता क्या है, जो नर गधा है और जो मादा घोड़ी है ये क्या करते हैं, ये जब संभोग की क्रिया करते हैं
या सेक्सुअल कांटेक्ट करते हैं, या सेक्सुअली कांटेक्ट करते हैं, कांटेक्ट करते हैं, या लैंगिक संपर्क करते हैं, लैंगिक संपर्क करते हैं। तो जब नर गधा और मादा घोड़ी की जो संतान होती है उसे ही हम कहेंगे तो खच्चर, खच्चर कहते हैं। और जो बेटा खच्चर होती है ये जो है संतान उत्पत्ति करने में सक्षम नहीं होती है, अर्थात ये क्या होती है, बांझ होती है, बांझ होती है। अब ऐसा क्या हो गया कि जो इसकी संतान है खच्चर है जो वो बांझ क्यों होती है, वो संतान को उत्पत्ति क्यों नहीं कर पाती है? तो देखिए जो घोड़ी होती है या घोड़े प्रजाति के होते हैं उसमें क्रोमोसोम की संख्या होता है, जो गुणसूत्र होता है वो 64 होता है, 64। और जो गधा प्रजाति के या गधे प्रजाति के हैं उनमें क्रोमोसोम की जो संख्या होती है वो 62 होती है। ध्यान दीजिए, नर गधे या जो गधे प्रजाति के हैं उसमें क्रोमोसोम की संख्या कितना का 62 है, और जो घोड़े प्रजाति के हैं उसमें क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है, 64 होती है। तो जब इसका मीन्स नर गधे का क्रोमोसोम मादा घोड़ी से मिलता है तो इसमें क्रोमोसोम की संख्या हो जाती है तो खच्चर में कितनी हो जाती है, तो 63 हो जाती है। तिरसठ हो जाती है। तो अब बात जब 63 हो जाती है तो याद रखिए प्राकृतिक के या नेचुरल के अनुसार क्रोमोसोम हमेशा कैसे होना चाहिए, तो द्विगुणित होना चाहिए, द्विगुणित। द्विगुणित का मतलब क्या है, द्विगुणित का मतलब क्या होता है बेटा, द्विगुणित का मतलब होता है जब क्रोमोसोम की संख्या क्या होती है, पूरी पूरी होती है। जैसे मानव में बेटा 46 क्रोमोसोम है तो 46 ही क्रोमोसोम को हम क्या कहते हैं, द्विगुणित कहते हैं। और जब यही 46 क्रोमोसोम क्या हो जाते हैं, 23 में बढ़ जाते हैं, 23 ये और 23 ये में बढ़ जाते हैं तो इसे हम कहते हैं तो अगुणित, अगुणित, और इसको हम यन से नोट करते हैं। तो याद रखिए कि जो खच्चर संतान होती है उसमें क्रोमोसोम की संख्या क्या हो जाती है बेटा, टोटल कितना हो जाती है, 63 हो जाती है। 63 क्रोमोसोम होने की वजह से क्या होता है, जब ये खच्चर क्या होता है, बड़ा होता है, मीन्स वयस्क होता है। जब ये वयस्क हो जाता है तो इसमें यदि ये जो खच्चर है, यदि ये मान लेते हैं नर खच्चर है, कैसा हटाइए, मान लेते हैं तो नर खच्चर है, तो जब ये वयस्क होगा ना बेटा तो इसमें क्या है, जो 63 क्रोमोसोम है इसमें क्या होगा, अर्धसूत्री विभाजन होना प्रारंभ करेगा। यहां लिख देते हैं। तो इसमें जब ये वयस्क हो जाएगा, जब ये वयस्क होगा तो जब वयस्क होगा ना बेटा तो होगा क्या कि इसमें युग्मक बनना प्रारंभ होंगे। और जब युग्मक बनना प्रारंभ होंगे, कब युग्मक बनेंगे बेटा, जब अर्धसूत्री विभाजन होगा, अर्धसूत्री विभाजन होगा। अब ये अर्धसूत्री विभाजन क्या होता है ये मैंने अगले वीडियो में बता रखी है, तो उसे देख लीजिएगा तो आपको पता चल जाएगा कि अर्धसूत्री विभाजन क्या होता है। तो अर्धसूत्री विभाजन की क्रिया में क्या होते हैं, क्रोमोसोम जो होते हैं वो क्या होते हैं बेटा, वो टूटना प्रारंभ करते हैं। जैसे यहाँ पर मान लेते हैं 63 है तो इसका कितना होना बेटा, 63 का आधा होना है। तो 63 का आधा जब होगा तो ये जो 63 है वो टूटेगा नहीं,
जब टूटेगा नहीं तो क्या होगा बेटा, तो इसमें जो है, या हम कह सकते हैं कि ये विषम होगा। विषम होने की वजह से क्या होगा, इसमें अर्धसूत्री विभाजन नहीं होगा, और अर्धसूत्री विभाजन नहीं होगा तो इसमें युग्मक का निर्माण नहीं होगा। इसमें युग्मक जनन की क्रिया लिख देते हैं, युग्मक जनन या गेमेटोजेनेसिस की जो क्रिया है वो संपन्न नहीं होगी। जब गेमेटोजेनेसिस या युग्मक जनन की क्रिया नहीं होगी तो इस खच्चर में क्या होगा, जो नर खच्चर है उनमें शुक्राणुओं का निर्माण नहीं होगा। उनमें शुक्राणु या स्पर्म का निर्माण नहीं होता है। ठीक है, जब इसमें देखिए, जब अर्धसूत्री विभाजन तभी होगा जब क्रोमोसोम की संख्या क्या होगी, सम में होगी। सम मतलब अगर ये 62 होता या 64 हो जाता या 66 हो जाता, कुछ भी हो जाता, लेकिन सम संख्या में होता तो इसका क्या हो जाता, 1/2 हो जाता आराम से, और इसमें अर्धसूत्री विभाजन की क्रिया हो जाती। तो इसमें इस नर खच्चर में क्या हो जाता, युग्मकों का निर्माण हो जाता। तो याद रखिए कि इसमें विषम गुणसूत्र होने के कारण नर खच्चर में क्या होता है, अर्धसूत्री विभाजन नहीं होता है। अर्धसूत्री विभाजन न होने की वजह से उसमें जो युग्मक जनन की क्रिया होती है, अर्थात जो शुक्राणु बनने की क्रिया हो जाती है, वो क्या हो जाती है, बाधित हो जाती है, या हम कह सकते हैं कि शुक्राणु जनन की क्रिया रुक जाती है, जिससे शुक्राणुओं का निर्माण नहीं होता। यदि होगा भी तो बहुत कम संख्या में होगा। यदि शुक्राणुओं का निर्माण होगा भी तो क्या होगा बेटा, बहुत कम संख्या में होगा, जो एक फीमेल्स को गर्भ धारण में सक्षम नहीं होंगे। तो चलिए आगे, अगर ये मादा है, यदि क्या बेटा ये मादा खच्चर है, यदि ये मादा खच्चर है तो इसमें भी क्या होगा, इसमें भी क्रोमोसोम की संख्या कितनी होगी बेटा, 63 होगी। 63 होगी। सेम उसी तरह से जब इसमें क्या होगा बेटा, अर्धसूत्री विभाजन, अर्धसूत्री विभाजन, जब इसमें भी अर्धसूत्री विभाजन जब होना प्रारंभ करेगा तो इसमें भी जो ओवम बनेंगे वो क्या हो जाते हैं, जो अंडाणु बनेंगे, अंडाणु जनन या अंडाणु जो बनेंगे वो जब अर्धसूत्री विभाजन ही नहीं होगा तो अंडाणु जनन की क्रिया भी क्या होती है, नहीं होती है। मीन्स जो अंडाणु जनन की जो क्रिया है, जो अंडाणु जनन की क्रिया क्या होती है, तो वो नहीं होती है। अंडाणु जनन की क्रिया ना होने की वजह से इस खच्चर में, जो मादा खच्चर है, उसमें क्या होता है, गर्भधारण की क्षमता नहीं होती है। गर्भधारण की क्षमता नहीं होती, और इसके साथ इसमें जो है बेटा, और मादा खच्चर का जो एस्ट्रस चक्र होगा वो क्या हो जाएगा बेटा, अपरिवर्तित हो जाएगा। एस्ट्रस चक्र क्या होता है, देखिए जितने भी स्तनधारी प्राणी होते हैं उसमें क्या होता है, मासिक चक्र होता है, जो प्राइमेट्स वगैरह होते हैं, और कुछ जो और प्राणी है उसमें क्या है, एस्ट्रस चक्र क्या होता है। एस्ट्रस चक्र का मतलब है जिसमें मादा खच्चर में जो सेक्सुअल हार्मोन्स होते हैं वो क्या हो जाते हैं, अनियंत्रित हो जाते हैं, और अंडोत्सर्ग की क्रिया, अंडोत्सर्ग की जो क्रिया हो जाती है वो भी क्या हो जाती है, बाधित हो जाती है। तो एस्ट्रस चक्र क्या होता है, वह चक्र जिसमें मादा खच्चर में जो हार्मोनल्स होते हैं, जो हार्मोन्स होते हैं वो अनियंत्रित हो जाते हैं, और अंडोत्सर्ग की क्रिया भी नहीं होती है। अंडोत्सर्ग क्या होता है, ग्राफियन पुटिका से अंडाणु बाहर निकलने की क्रिया को हम क्या कहते हैं, अंडोत्सर्ग की क्रिया कहते हैं। तो ये भी बाधित हो जाती है। ठीक है, लेकिन तो एस्ट्रस चक्र समझ में आ गया। तो अब बात समझ में आ गई है कि जो खच्चर होते हैं वो संतान की उत्पत्ति नहीं कर पाते हैं, बांझ क्यों होते हैं। देखिए मैंने पीछे भी कहा है कि बांझ होने का कई कारण हो सकता है, ठीक है, लेकिन जो खच्चर बांझ होते हैं वो क्या होते हैं, वो अनुवांशिक अभिन्नता के कारण होती है। अनुवांशिक अभिन्नता का मतलब है
कि इसमें जो गधा है वो अलग इसकी प्रजाति है, और जो घोड़ी है या घोड़ा है उसकी क्या होती है, तो वो अलग प्रजाति के होते हैं। और इनमें जो क्रोमोसोम का संलयन होता है वो पूरी तरह से संयुग्मन नहीं हो पाता है या अपरिवर्तित हो जाता है, जिसके कारण खच्चर जो होते हैं वो क्या होते हैं, तो बांझ होते हैं। ठीक है, तो चलिए आगे। तो समझ में आ गया ये, अब समझेंगे बेटा हिन्नी क्या होती है। हिन्नी क्या होती है बेटा, देखिए हिन्नी भी बिल्कुल खच्चर की जैसे ही, बस थोड़ा सा इसमें डिफरेंट होता है हिन्नी में कि हिन्नी जो संतान है वो कैसे उत्पन्न होती है। इसमें क्या था, जब खच्चर लिए थे तो उसमें क्या लिए थे, नर गधा लिए थे, और इसमें क्या लेंगे तो मादा गधी लेंगे। इसमें मादा गधी और नर घोड़ा लेंगे। ठीक है, तो बस थोड़ा सा फर्क है, इसमें क्या हो गया है, अपोजिट हो गया है, थोड़ा सा उल्टा हो गया है। उसमें क्या लिए थे, खच्चर में हमने क्या किया था, जो मादा थी वो क्या थी, तो घोड़ी थी, और जो नर था वो क्या था, तो गधा था। और इसमें क्या हो गया, मादा गधी है और नर क्या है, तो घोड़ा है। तो जब इसके ये दोनों क्या करेंगे, तो आपस में क्या करेंगे, संभोग करेंगे या लैंगिक संपर्क करेंगे। तो लैंगिक संपर्क के द्वारा, इसमें क्या सेक्सुअल कांटेक्ट के द्वारा जो इनकी संतान होगी उसे भी हम क्या कहेंगे, तो हिन्नी कहेंगे, हिन्नी कहते हैं। तो ये जो हिन्नी है सेम उसी तरह से इसमें भी क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है बेटा, इसमें भी जो क्रोमोसोम की संख्या होती है, गधे में क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है, तो 62 इसमें गुणसूत्र होते हैं, इसमें 62 गुणसूत्र होते हैं। और इसमें क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है, 64 गुणसूत्र होते हैं, 64 गुणसूत्र होते हैं। तो हिन्नी में जो क्रोमोसोम की संख्या होगी वो कितना होगी, तो 63 गुणसूत्र होंगे, 63 क्या होंगे, गुणसूत्र होंगे। तो इसमें भी क्या है, तो इसमें भी अनुवांशिक विभिन्नता है, मीन्स अनुवांशिक के रूप से जो संयोजन होना है गुणसूत्रों का वो क्या हो जाता है, वो पूरी तरह से नहीं हो पाता है, जिसके कारण हिन्नी जो होती है, चाहे वो नर हिन्नी हो चाहे मादा हिन्नी हो, चाहे वो क्या हो बेटा, नर हिन्नी हो चाहे वो नर हिन्नी हो या मादा हिन्नी हो, नर हिन्नी हो या मादा हिन्नी हो, सेम उसी तरह से, बस थोड़ा सा इसमें क्या है, इसमें मेल और माता पिता क्या हो गए, केवल चेंज हो गए बस। और बाकी जो नर हिन्नी होती है उसमें भी क्या होता है, उसमें भी जो लैंगिक अंग होते हैं वो विकसित नहीं होते हैं, और उसमें शुक्राणुओं का जो निर्माण होता है वो भी पूरी तरह से नहीं होता। यदि होता भी है शुक्राणुओं का निर्माण, तो इतनी ज्यादा उसमें जब क्रोमोसोम बनेंगे तो या तो बहुत ज्यादा हो जाएंगे या तो बहुत कम हो जाएंगे। तो इसके कारण जो नर हिन्नी होती है वो भी बांझ होती है, मीन संतान उत्पत्ति करने के लिए इसके शरीर में शुक्राणुओं का निर्माण नहीं हो पाता है। और जो मादा हिन्नी होती है सेम उसी तरह से, इसमें भी अंडाणुओं का निर्माण नहीं होता है, अर्थात इसके जो लैंगिक अंग होते हैं जो संतान उत्पत्ति करने में भाग लेते हैं वो अंग क्या होते हैं, वो विकसित नहीं होते हैं। ठीक है, तो लेकिन हुआ क्या बेटा, एक 2003 की एक घटना है मोरक्को की, 2003 की एक घटना बेटा मोरक्को में एक हिन्नी ने क्या किया, एक मादा हिन्नी ने क्या किया बेटा, बच्चे को जन्म दिया, बच्चे को जन्म। देखिए ये लोगों को बड़ा अजीब लगा कि जो हिन्नी होती है वो बांझ होती हैं, लेकिन पहली बार 2003 में मोरक्को में क्या हुआ बेटा,
जो मादा हिन्नी है वो एक बच्चे को जन्म दिया। अब बात आती है कि इसने बच्चे को जन्म कैसे दे दिया। जब ये बांझ होती है तो याद रखिए इसमें जो क्रोमोसोम है, इसमें जो गुणसूत्र हैं वो क्या हो गए बेटा, जो संयोजन हुआ वो कैसे हो गए, सम संख्या में हो गए। सम संख्या में मतलब जैसे यहाँ 63 है तो 64 भी हो सकता है और 62 भी हो सकता है, लेकिन विषम संख्या में ना होकर कैसे हो गए, सम संख्या में हो गए। सम संख्या में होने के कारण, सम संख्या में होने के कारण ये जो हिन्नी है वो क्या हुई, मतलब पूरी तरह से डेवलप हो गई। मतलब पूरी तरह से इसमें ओवुलेशन की क्रिया, अंडाणु जनन की क्रिया, अंडोत्सर्ग की क्रिया और हार्मोनल कंट्रोल, ये सारी चीजें क्या रही, ठीक ठाक से रही, जिसके कारण ये हिन्नी ने क्या किया, बच्चे को जन्म दिया। ठीक है, तो याद रखिए बेटा ये जो खच्चर होते हैं ये हिन्नी होते हैं, और खच्चर जो है ये शरीर से बहुत मजबूत होते हैं, या हिन्नी जो होती है शरीर से बहुत मजबूत होते हैं। क्यों? क्योंकि ये संकर संतानें होती हैं। कैसी संतानें होती हैं? ये जो संतानें हैं वो संकर संतानें होती हैं। संकर संतान का मतलब होता है हाइब्रिड। हाइब्रिड का मतलब ये है कि जब दो अलग अलग प्रजातियों के डीएनए को आपस में मिक्स किया जाता है और उससे जो संतान डेवलप होती है उसी को हम कहते हैं, तो क्या है, संकर संतानें कहते हैं। तो याद रखिए, देखो गधे को तो ऐसे ही बदनाम कर दिया गया है, बहुत सीधा साधा होता है और बहुत मेहनती होता है। देखे होंगे कभी जहाँ पर भट्ठा वगैरह होते हैं, जो मजदूर होते हैं वो गधे को क्या करेंगे, ईंटा लाद देंगे उसके पीठ पे, और ईंटा लाद इतना लाद देंगे कि जितना वो बेचारा चल सके, और एक दो बार उसे आने जाने की ट्रेनिंग देगी, कहाँ से उठाना है और कहाँ छोड़ना है। एक दो बार लाएंगे और इसके बाद वो क्या करेंगे, ला देंगे उसे, क्या करेंगे, जैसे ही हाँकेंगे वैसे जहां पर उतारना है वहां आराम से पहुंच जाएगा, और फिर कोई उतार लेगा, फिर उसे हाँक देगा, फिर जहां से लादना वहां क्या हो जाता है, तो पहुंच जाता है। इतना सीधा साधा ये प्राणी होता है गधा, कि इतना सीधा साधा प्राणी है कि ये जब पानी पीने जाता है ना तो अपनी परछाई देख कर डर जाता है। सोचिए इतना सीधा साधा है, फालतू में इसे बदनाम करके सब लोग रख दिए, सब जहां भी आते गधे हो के। और जो खच्चर संतानें होती ये पैर बहुत मारती पीछे की ओर, अगर इनको गलती से भी पीछे से हाँकने की कोशिश किया तो समझ जाइएगा फिर हाँक के बत्तीसी काम खत्म हो जाएगा, इतना ज्यादा ये पैर मारते हैं। तो देखिए, तो संकर संतानें होती हैं कौन, हिन्नी और खच्चर संतानें। क्यों संतान को नहीं जन्म दे पाती है, बांझ होती है? क्योंकि इनमें क्या होती है, अनुवांशिक अभिन्नताएं होती हैं। अनुवांशिक अभिन्नता होने के कारण मतलब इनके क्रोमोसोम पूरी तरह से संयोजन नहीं कर पाते हैं, जिसके कारण ये संतान की उत्पत्ति नहीं कर पाते। चलिए आगे। एक बेटा श्रमिक मधु या मधुमक्खी अब श्रमिक मधुमक्खी क्या होती है, देखिए मधुमक्खी की कॉलोनी में, मान लेते हैं ये मधुमक्खी की क्या है, कॉलोनी है, यहाँ ढेर सारी मधुमक्खियां हैं। याद रखिए इस एक छत्ते में क्या होता है, एक रानी मक्खी होती है, रानी मक्खी होती है, रानी मधुमक्खी होती है, और इसी में राजा भी ड्रोन पाए जाएंगे, ड्रोन राजा या नाजा, और इसी में सबसे जो डेंजरस होती है बेटा वही होती है श्रमिक। अब बात करते हैं, देखिए मधुमक्खी के एक पूरी कॉलोनी में 3 प्रकार की मधुमक्खियां पाई जाती हैं। पहला रानी मधुमक्खी, दूसरा ड्रोन या राजा या नर मधुमक्खी, और तीसरा जो होता है श्रमिक मधुमक्खी। तो देखिए एक छत्ते में पूरे जितने बच्चे होंगे वो सब किसके होंगे, तो रानी मधुमक्खी के होते हैं। रानी मधुमक्खी का काम है सिर्फ छत्ते में रहना और अंडे देना, ठीक है। राजा क्या होता है, देखिए राजा जो होते हैं, ज्यादा से राजा जो होते हैं वो
रानी मक्खी से लैंगिक संपर्क के बाद क्या हो जाते हैं, वो खत्म हो जाते हैं। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि देखिए इसके कारण हैं। तो रानी मक्खी के साथ जैसे ही ड्रोन मधुमक्खी क्या करता है, लैंगिक संपर्क करता है, उत्तेजना के कारण इनके जो लैंगिक अंग होते हैं वो रानी मक्खी में ही क्या हो जाते हैं, तो टूट जाते हैं। टूटने की वजह से ड्रोन की क्या हो जाती है, तो मृत्यु हो जाती है। अब श्रमिक मधुमक्खी का क्या काम है? श्रमिक मधुमक्खी का काम है फूलों का रस लाना, छत्ते का निर्माण करना, रानी मधुमक्खी की देख रेख करना, उसको खिलाना पिलाना, उसकी सफाई करना, सारा काम किसका है? श्रमिक मधुमक्खी का ही है। और याद रखिए श्रमिक मधुमक्खी बहुत काट लेती। अगर छत्ते को कोई डिस्टर्ब करता है तो समझ जाइए उसके शरीर को फुलाने का काम किसका हो जाएगा? तो श्रमिक मक्खियों का। सबसे खतरनाक जो होती हैं वो कौन होती है? तो श्रमिक मधुमक्खियां ही होती हैं। चलिए, तो अब जो है श्रमिक मधुमक्खी जो है ये जनन में अपवाद क्यों है, ये संतान की उत्पत्ति क्यों नहीं कर पाती है? चलिए जानते हैं। तो देखिए, जो रानी मक्खी होती है, रानी मधुमक्खी, जो रानी मधुमक्खी होती है या मादा मधुमक्खी भी ये मादा होती है, इसमें बेटा जो क्रोमोसोम की संख्या होती है ना, यहां से चलिए, जो ड्रोन होता है, ड्रोन मीन्स राजा, राजा या बेटा नर होता है। ये क्या होता है? नर। और इधर जो होती है तो रानी मक्खी, रानी मधुमक्खी, ये क्या होती है? तो मादा, मादा होती है। इसमें बेटा नर में जो गुणसूत्रों की संख्या होती है वो कितना होती है? तो 16 होती है। और रानी मक्खी में जो क्रोमोसोम की संख्या होती है वो कितना होता है? तो 32 होती है। देखिए, नर में 16 गुणसूत्र और इसमें कितने गुणसूत्र? 32। इधर कितने गुणसूत्र? 32। तो इसमें जो 32 गुणसूत्र हैं ये 2 ओवरी के रूप में क्या होते हैं? तो बटे होते हैं फीमेल में। रानी मक्खी में क्या होती है? 16 के 2 खंडकों में क्या होते हैं? या 2 ओवरी में क्या होते हैं? तो बटे होते हैं। तो जैसे ही ये नर ड्रोन क्या करता है, रानी मक्खी से क्या करता है? तो लैंगिक संपर्क करता है। वैसे ही इसका क्रोमोसोम जिस ओवरी से मिलेगा, या इससे मिलेगा या इससे मिलेगा, ठीक है। जिससे मान लेते हैं इसके क्रोमोसोम किससे मिल जाते हैं? इससे मिलते हैं। तो 16 कितना हो जाएगा? 32 हो जाएगा। तो जब रानी मक्खी क्या करेगी, जब ये निषेचित अंडे को क्या करेगी, जब लार्वा के रूप में छत्ते में अंडे जब देगी तो वो लार्वा बनेंगे। जब लार्वा बनेंगे तो जिस लार्वा को श्रमिक मक्खियां, पहले से छत्ते में उपस्थित श्रमिक मक्खियां जिस लार्वा को अच्छे से शाही जेली खिलाएंगी वो पूरी तरह से क्या हो जाएंगी बेटा? डेवलप हो जाएंगी। मतलब पूरी तरह से उसमें जितने भी जेनेटिक जो क्रोमोसोम होते हैं वो पूरी तरह से क्या हो जाएंगे? डेवलप हो जाएंगे। और वो मक्खियां किससे बदल जाएंगी? रानी मक्खी में बदल जाएंगी। और जिन मक्खियों को खाने के लिए शाही जेली, या जिस लार्वा को खाने के लिए शाही जेली नहीं मिलेगी, वो लार्वा क्या हो जाएगी? वो नौकरानियों में बदल जाएंगे, मीन श्रमिकों में बदल जाएंगे। तो श्रमिक मक्खियां जो होती हैं लार्वा के समय उनको सही से पोषण न मिलने के कारण वो पूरी तरह से डेवलप नहीं होती हैं। डेवलप न होने की वजह से वो आगे जब वयस्क होती हैं तो संतान की उत्पत्ति नहीं कर पाते हैं, ठीक है। और जिस लार्वा को अच्छे से शाही जेली मीन शहद वगैरह अच्छे से खाने के लिए मिलेगा वो क्या हो जाएंगे? डेवलप हो जाएंगी, अच्छे से विकसित होंगी। और विकसित होगी तो वो आगे चल के संतान की उत्पत्ति कर लेंगी, ठीक है। तो समझ में आ गया कि श्रमिक मधुमक्खियां जो हैं वो बांझ क्यों होती हैं,
क्योंकि वो जब लार्वा स्टेज होती है उनकी, तो वो खाने के लिए पूरी तरह से उनको शाही जेली नहीं मिलता, अच्छा पोषण न होने के कारण वो विकसित नहीं होती। जब विकसित नहीं होती हैं तो वो क्या करती है, संतान की उत्पत्ति नहीं कर पाती। अब इधर देखिए, अब बात आती है वहाँ अनिषेक जनन। अनिषेक जनन का मतलब होता है जिसमें निषेचन ही नहीं हुआ फिर भी वो अंडाणु क्या हो जाए, एक संतान में डेवलप हो जाए। तो ध्यान दीजिए है, तो जिस ओवरी का फर्टिलाइजेशन या जिन अंडाणुओं का फर्टिलाइजेशन नहीं होता है, मीन्स निषेचन की क्रिया नहीं होती है, इस मधुमक्खी में एक नेचुरल ऐसी क्षमता होती है कि वो अपने आप क्या कर देती है, मधुमक्खियों का निर्माण कर लेती हैं। तो जिससे अनिषेचित अंडाणुओं से किसका निर्माण होता है, नर मधुमक्खी का या ड्रोन का निर्माण होता है, ड्रोन का निर्माण होता है। ठीक है, तो मधुमक्खियों में समझ में आ गया कि श्रमिक मधुमक्खियां बांझ क्यों होती हैं, वो संतान की उत्पत्ति क्यों नहीं कर पाती हैं। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। चलिए अब अगला देखते हैं। अब बात कर लेते हैं थोड़ा सा बेटा किन्नर की। किन्नर क्या होता है, देखिए जब आप लोगों को कक्षा 12 में एक लेसन होता है मेंडल का, जब वहां मेंडल में हम आप लोगों को सिंड्रोम पढ़ाएंगे तो वहां पर एक हेडिंग पढ़ाते हैं सिंड्रोम में जिसे नाम देते हैं क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम जो मानव में किन्नर होते हैं वो संतान की उत्पत्ति क्यों नहीं कर पाते हैं, वो बांझ क्यों होती हैं, क्या कारण ऐसा है, तो ध्यान दीजिए। तो क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम मतलब इनमें जो रोग उत्पन्न होता है उसे क्या कहते हैं, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम कहते हैं। आपको पता है कि पुरुषों में, नर पुरुष में या मानव में जो पुरुष होते हैं उसमें क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है, 46 होती है। कितने गुणसूत्र होते हैं, 46 गुणसूत्र। और जो मादा होती है मीन्स स्त्री होती है, और उसमें गुणसूत्रों की संख्या भी कितनी होती है, 46 होती है। कितने गुणसूत्र होते हैं, 46 ही क्रोमोसोम होते हैं। तो जब ये क्या होता है बेटा, जब इनमें क्या बनते हैं, युग्मक का निर्माण होता है, मीन्स नर युग्मक और मादा युग्मक, फीमेल गेमेट्स और इसे कहेंगे तो मेल गेमेट्स। फीमेल गेमेट्स और मेल गेमेट्स। जो नर होता है तो जब पुरुषों में वयस्क अवस्था आती है तो सबसे वयस्क अवस्था में क्या होगा बेटा, अर्धसूत्री विभाजन होगा। क्या होगा बेटा, अर्धसूत्री विभाजन होगा। इधर भी अर्धसूत्री विभाजन होगा। जब पुरुषों में वयस्क अवस्था में अर्धसूत्री विभाजन होता है और स्त्रियों में भी अर्धसूत्री विभाजन होता है तो उससे क्या होता है बेटा, नर युग्मक और स्त्रियों में मादा युग्मक का निर्माण होता है। और इनमें क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है, 23 इधर भी होती है और 23 इधर भी होती है। और याद रखिए जो स्त्रियों का लिंग गुणसूत्र होते हैं वो क्या होते हैं, यक्ष और यक्ष होते हैं। मीन्स कैसे होते हैं, समयुग्मकी होते हैं। क्या होते हैं, समयुग्मकी। ठीक है, ऑटोगेमी।
और इसमें जो लिंग गुणसूत्र होते हैं, लिंग गुणसूत्र होते हैं वो होते हैं बेटा यक्स और वाई। इसे नाम देंगे बेटा हेट्रोगेमी। हेट्रोगेमी। तीसरी बात समझ आ गई। तो मादा में जो लिंग गुणसूत्र होते हैं वो क्या होते हैं बेटा यक्स यक्स होते हैं, और पुरुषों में जो लिंग गुणसूत्र होते हैं वो क्या होते हैं बेटा यक्स और वाई होते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं, देखिए जब इनमें क्या होगा बेटा सेक्सुअल कांटेक्ट होगा तो इसमें क्रोमोसोम कितने जाना चाहिए 23 इधर जाना चाहिए, क्या हो जाना चाहिए बेटा 46 होना चाहिए। लेकिन होता क्या है, किसी वातावरणीय परिवर्तन के कारण या मान लेते हैं किसी ऐसी पराबैंगनी किरण हो या रेडियो एक्टिव किरण हो, कोई भी कारण, या हम ये कह सकते हैं कि उत्परिवर्तन हो जाए। उत्परिवर्तन का मतलब है कि अचानक किसी कारणवश ये जब गुणसूत्र क्या होते हैं आपस में मिक्स होते हैं, मिलते हैं, तो उस समय जो होता है सही से संयोजन न होने के कारण ये जो संतान होगी उसमें क्या हो जाते हैं गुणसूत्रों की संख्या यक्स यक्स वाई हो जाती है। इसमें जो गुणसूत्रों की संख्या होती है वो क्या हो जाती है यक्स यक्स वाई हो जाती है। और ये और भी गुणसूत्र हो सकते हैं, यक्स यक्स वाई भी होता है, यक्स 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 वाई भी होता है, और यक्स 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 क्या हो जाता है, इस तरह के गुणसूत्र उत्पन्न हो जाते हैं। इनकी जो संतान होती है इनमें देखिए कोई डिसऑर्डर नहीं है, लेकिन जब सेक्सुअल कांटेक्ट के दौरान जब जाइगोट बनने लगा तो उसमें जो क्रोमोसोम आए वो कैसे है उत्परिवर्तन के कारण। उत्परिवर्तन का मतलब होता है किसी कारणवश जब अचानक क्या हो जाए परिवर्तन आ जाए तो उसे हम क्या कहते हैं उत्परिवर्तन कहते हैं। तो इसमें जो संतान उसमें क्या लिंग गुणसूत्र जो है वो क्या है यक्स यक्स वाई हो जाते हैं, या तो यक्स यक्स वाई हो जाते हैं, या तो यक्स 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 वाई हो जाता है। इस तरह के गुणसूत्र होने के कारण देखिए ये जो संतान होगी इसमें क्या है दो यक्स क्रोमोसोम है, तो ये जो दो यक्स क्रोमोसोम है ये किसके हैं फीमेल्स के हैं, ये फीमेल्स को लक्षण को लाएंगे। ठीक है, मतलब उसमें क्या बनाएंगे ओवरी बनाएंगे, स्तन का निर्माण करेंगे, ठीक है, यूट्रस बनाएंगे। ये सारे बनाने का काम किसका है यक्स यक्स का है। वाई होने के कारण वाई गुणसूत्र होने के कारण वो पुरुषों के भी लक्षण आएंगे, जैसे लंबाई आना, वाई के कारण पुरुष की जैसे शरीर हो जाता है, और आवाज भी थोड़ा सा पुरुषों की जैसे हो जाती है। जनन अंग जो है टेस्टिस होते हैं वो अल्प विकसित हो जाते हैं। मतलब ये जो संतान होगी ना इसमें वाई गुणसूत्र होने के कारण उस संतान में क्या हो जाते हैं मेल के मीन्स पुरुषों के लक्षण भी आ जाते हैं। स्त्रियों के भी लक्षण होंगे और पुरुषों के भी लक्षण होते हैं, जिसके कारण ना वो संतान पूरी तरह से स्त्री में डेवलप हो पाती है ना ही पुरुषों में डेवलप हो पाती है। तो इसलिए उसमें जनन अंग जो होते हैं वो विकसित नहीं होते हैं, अर्थात उसमें स्पर्म और ओवम का निर्माण भी नहीं हो पाता है। इसलिए जो संतानें होती हैं वो क्या हो जाती है किन्नर का रूप ले लेती है। यही कारण है कि आनुवंशिक अभिन्नता हो जाने के कारण वो क्या होता है गुणसूत्र पूरी तरह से क्या हो जाते हैं संलयन नहीं हो पाते हैं, जिसके कारण गुणसूत्रों में लिंग गुणसूत्रों की संख्या क्या हो जाती है तो बढ़ती जाती है, जिससे वो संतान क्या हो जाती है पुरुष और स्त्री दोनों के लक्षण प्रकट होने की वजह से वो ना पूरी तरह से पुरुषों में डेवलप हो पाती है ना ही स्त्रियों में डेवलप हो जाती है। इसलिए ये जो लीगर क्या होता है, लीगर देखिए जो लीगर क्या होते हैं ये भी एक प्रकार की क्या होती है बांझ संतान होती है, और इसमें भी जनन की जो परिभाषा होती है वो लागू नहीं हो पाती। क्यों? क्योंकि जो लीगर होते हैं ना ये संतान की उत्पत्ति नहीं कर पाते। अब लीगर किसे कहते हैं तो नर शेर और मादा बाघ, मादा बाघ
इसमें बेटा क्रोमोसोम की संख्या 38 होती है, 38 गुणसूत्र पाए जाते हैं। और इसमें भी क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है? 38 ही होती है। देखिए जो नर शेर होता है वो, उसमें भी क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है? तो 38 होती है। और मादा जो बाघ होता है वो क्या होता है? उसमें भी 38 ही क्रोमोसोम होते हैं। और याद रखिए जो शेर है ये अलग प्रजाति का है और जो बाघ है वो क्या होगा? अलग प्रजाति का है। तो इनके लैंगिक संपर्क से या संभोग की क्रिया या सेक्सुअल कांटेक्ट से जो संतान उत्पन्न होती है उसी संतान को हम कहते हैं तो लीगर। लीगर देखिए, लीगर जो संतान है इसमें 38 तो क्रोमोसोम होते हैं, इसमें जो गुणसूत्र हैं वो 38 होते हैं, कंप्लीट गुणसूत्र होते हैं, लेकिन फिर भी ये संतान की उत्पत्ति नहीं कर पाती। क्यों? क्योंकि जानते थे क्या, इसमें ये अलग प्रजाति का है, ये अलग प्रजाति का है। अलग अलग प्रजाति होने के कारण जो गुणसूत्रों का संयोजन होना है, जो मिलना है, वो क्या हो जाता है? वो पूरी तरह से नहीं हो पाता है। अलग अलग प्रजाति के गुणसूत्र होने के कारण जो गुणसूत्रों का संयोजन होना है वो पूरी तरह से नहीं हो पाता है, जिसके कारण इस संतान जो लीगर संतान है इसमें भी क्या होते हैं? लैंगिक अंग जो है वो विकसित नहीं हो पाते हैं। और विकसित न होने की वजह से इस जो चाहे वो नर हो या मादा, या फिर नर है तो उसमें शुक्राणुओं का निर्माण नहीं होता है, और मादा है तो उसमें क्या हो जाएगा? तो अंडाणुओं का भी निर्माण नहीं होता है, जिससे उसमें क्या हो जाता है? तो ये जो लीगर है ये बांझ हो जाती है और संतान की उत्पत्ति नहीं कर पाती है। समझ में आ गया? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसी में एक संतान होती है तो टाइगॉन। टाइगॉन, टाइगॉन क्या है? टाइगॉन जस्ट उल्टा हो जाएगा बेटा, यहाँ पर जो नर है वो बाघ हो जाएगा, बाघ हो जाएगा, और मादा क्या हो जाएगी? शेर हो जाएगी। मादा शेर या मादा शेरनी जो है और नर बाघ जो है इसमें भी क्रोमोसोम की संख्या कितनी होगी? तो 38 ही होगी। इसमें भी क्रोमोसोम की संख्या क्या होगी? तो 38 ही होगी। दोनों में गुणसूत्रों की संख्या क्या है? एक समान है। और जो इनकी संतान होगी या जो नर बाघ मादा बाघ जब आपस में क्या करेंगे? तो सेक्सुअल कांटेक्ट करेंगे, लैंगिक संपर्क करेंगे, और जो इनकी संतान होगी उसे भी क्या कहेंगे? तो टाइगॉन। और जो टाइगॉन संतान होती है वो भी क्या होती है? तो बांझ होती है। जैसे ठीक इसी प्रकार गुणसूत्रों का पूरी तरह से संयोजन नहीं हो पाया था, मीन्स आपस में मिल नहीं पाए थे। क्यों नहीं मिल पाए? क्योंकि ये अलग प्रजाति का है, ये अलग प्रजाति का। ठीक उसी तरह से बाघ अलग प्रजाति का होता है और जो शेर होता है वो क्या होता है? तो अलग प्रजाति का होता है, जिसके कारण ये टाइगॉन जो संतान होती है ना, ये क्या हो जाती है? तो बांझ हो जाती है। ठीक है, इतनी बात समझ आ गई। तो हमने देख लिया कि जनन की परिभाषा जो है इनमें क्यों नहीं लागू होती है और ये संतान की उत्पत्ति क्यों नहीं कर पाते हैं। समझ में आ गया बच्चों? यदि समझ में आ गया है तो अपने दोस्तों को जरूर भेजिएगा ये वीडियो, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि हम जितनी भी पूरा कंप्लीट सिलेबस की वीडियो बनाएं तो आपके पहले सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन